नमस्कार दोस्तों। YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने नहीं माना है, तब आपका उत्तर क्या होगा? परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने नहीं माना है, तब आपका उत्तर होगा बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, शोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? आपके पास ऑप्शन है बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला या पंजाबी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस उपभाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती, ठीक है, इन तीनों भाषाओं का विकास हुआ है। अब हम बात करेंगे कि बिहारी, इसका विकास किससे हुआ है? बिल्कुल सही, बिहारी का मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और बांग्ला का, तो बांग्ला का भी जो है वो मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है। और पंजाबी का विकास पेशाची से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? आपके पास ऑप्शन है संवत 700 से 1000 तक, संवत 1000 से 1350 तक, संवत 750 से 1000 तक या संवत 1050 से 1375 तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। संवत 1000 से 1350 तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। और अगर आपसे नॉर्मल प्रश्न पूछा जाए कि आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है, तब आपका उत्तर होगा बिल्कुल सही, संवत 1050 से 1375 तक। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? आपके पास ऑप्शन है 72, 71, 68 या 69। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथ में आपने बताना है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम भी बताना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। और इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, चंद्रवरदाई जी की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, शिवसिंह सरोज किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है मिश्र बंधु, गणपति चंद्रगुप्त, शिवसिंह सेंगर या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शिवसिंह सरोज किसकी रचना है? और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। शिवसिंह सरोज शिवसिंह सेंगर की रचना है। और इसका रचना काल क्या माना जाता है? बताइए। बिल्कुल सही, 1883 ईस्वी की रचना है। और इसमें कुल कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि शिवसिंह सरोज जो ग्रंथ है इसमें कुल कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें कुल 1003 कवियों का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, गोपाल राम गहमरी। ठीक है, जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रस रस रहस्य के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है केशवदास, पद्माकर, कुलपति मिश्र या मतीराम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रस रहस्य के रचनाकार का नाम बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रस रहस्य के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं और इसका समय जो है वो 1670 ईस्वी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? आपके पास ऑप्शन है नामदेव, रामानंद, कबीरदास या तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को है। हमारा अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है श्रीनिवास दास, हरिओद, बालकृष्ण भट्ट या रामदेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है और इसका समय क्या माना जाता है ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठेठ हिंदी का ठाठ हरिओद जी का उपन्यास है। ठीक है, और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? 1899 ईस्वी। ओके, और इस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। इस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आपके पास ऑप्शन है बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या मगही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है इसका चयन करना है और साथ में आपने ये बताना है कि फिर यह बोली किसके अंतर्गत आती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यह बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास नहीं है। आपके पास ऑप्शन है परती परी कथा, मेला आंचल, रतिनाथ की चाची या दीर्घतपा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि फिर यह उपन्यास किसका है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रतिनाथ की चाची रेणु जी का उपन्यास नहीं है। कौन है इसके उपन्यास का? बताइए। बिल्कुल सही, नागार्जुन जी का उपन्यास है ये 1948 ईस्वी का। रतिनाथ की चाची नागार्जुन का उपन्यास है 1948 ईस्वी का। अब हम बात करेंगे कि परती परी कथा जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, इसका समय क्या माना जाता है? 1957 ईस्वी। ठीक है, मेला आंचल 1954 ईस्वी का है ये इनका। ठीक है, और दीर्घतपा 1963 ईस्वी का उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। और रतिनाथ की चाची नागार्जुन जी का उपन्यास है 1948 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है विश्वनाथ त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, राजेंद्र यादव या अज्ञे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? व्योमकेश दरवेश के रचनाकार कौन है और साथ में ये भी बताना है कि किस विधा की रचना है ये। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। व्योमकेश दरवेश के रचनाकार विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। किस विधा की रचना है ये?
बिल्कुल सही, जीवनी विधा की रचना है। किसके जीवन से संबंधित है ये? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन से संबंधित है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है भूषण, पद्माकर, कबीरदास या केशवदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास जी माने जाते हैं। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तब आपका उत्तर क्या होगा? सर्वमान्य तो जो माना जाता है रीतिकाल का प्रवर्तक वो केशवदास जी को माना जाता है, लेकिन कई बार परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही, तब आपका उत्तर होगा चिंतामणि त्रिपाठी को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक। हमारा अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण या निबंध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, मेला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, किसने लिखी है ये जीवनी? सुधा चौहान ने। और किसके जीवन से संबंधित है? सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन से संबंधित है। ठीक है, मेला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है, लेखिका कौन है? सुधा चौहान। किसके जीवन से संबंधित है? सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? आपको बताना है कि इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन है च छ ज झ, श श स ह, य र ल व या क्ष त्र ज्ञ श्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, स्पर्श संघर्षी है चवर्ग, च छ ज झ। ठीक है, और कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? क से लेकर म तक। और अगर स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछा जाए तो च वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सभी स्पर्श संघर्षी हैं। ओके, क्लियर? ठीक है, अब हम जानेंगे कि श श स ह ये ऊष्म व्यंजन है, य र ल व अंधस्थ व्यंजन है, क्षत्रज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके पास ऑप्शन है जलद, वारिद, मेघ या जलधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, जल्दी जो है वो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि समुद्र और सागर का पर्यायवाची शब्द है ये। हमारा अगला प्रश्न है, कितनी नाव में कितनी बार किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है संस्मरण,
यहाँ पे काव्य संग्रह होगा, कहानी या यात्रा वृतांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कितनी नाव में कितनी बार किस विधा की रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, यह एक काव्य संग्रह है। इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? बताइए, कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? आप लोग ही मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से यशपाल की आत्मकथा है। आपके पास ऑप्शन है मेरी जीवन यात्रा, नीड़ का निर्माण फिर, मेरा जीवन प्रवाह या सिंहावलोकन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यशपाल जी की आत्मकथा कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सिंहावलोकन यशपाल जी की आत्मकथा है जो कि 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में, दूसरा 1952 ईस्वी में और तीसरा कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। सिंहावलोकन यशपाल जी की आत्मकथा है जो कि 3 भागों में प्रकाशित हुई थी, 1951, 1952 और 1955। अब हम बात करेंगे कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक कौन है? बताइए, पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो इस क्लास के बाद प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, मेरी जीवन यात्रा किस किसने लिखी थी? राहुल सांकृत्यायन ने भी लिखी है और इसी नाम से जानकी देवी बजाज ने भी लिखी है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने कब लिखी थी? 1946 ईस्वी में और इसी नाम से जानकी देवी बजाज ने भी लिखी थी 1956 ईस्वी में। ओके, और नीड़ का निर्माण इसके लेखक कौन है? बिल्कुल सही, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है 1970 ईस्वी की। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि जी की आत्मकथा है 1948 ईस्वी की। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि जी की आत्मकथा है 1948 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपके पास ऑप्शन है किताब, सूचीपत्र, गंगा या संसद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सूचीपत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। मैंने आपको बताया था एक ट्रिक भी इसके बारे में कि आपको कैसे चयन करना है। शब्द से पहले आपको मेरा या मेरी शब्द लगाकर भी आप चयन कर सकते हैं कि पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।